हेलो, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स और लेक के बारे में। ड्रेनेज मतलब वाटर बॉडी का कैसा पैटर्न रहता है कहीं भी, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बट ड्रेनेज अगर ऐसे देखा जाए तो कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं, जैसे हमारे घर के आसपास जो नाली या पानी का निकास जो होता है तो उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। बट यहाँ पर जब ड्रेनेज की हम बात करें तो ये मैक्रो की तरह हम बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे। तो मैक्रो लेवल पर अगर हम कहेंगे तो ड्रेनेज मीन्स वाटर बॉडीज़ ये कैसे फ्लो होती हैं पूरे इंडिया में, एक जगह से दूसरी जगह, और पानी कहाँ कहाँ से जाता है। ओके, इसके साथ ट्रिब्यूटरी कौन है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन है, ये सब के बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, सी है, ओशियन है, ये सब क्या होता है। इन सब में बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि लेक बहुत बड़ा होते हुए उसको रिवर नहीं कहा जाता या सी नहीं कहा जाता। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी है एक लेक, लेकिन हम उसको मतलब सी का काउंट नहीं करते। रीज़न मतलब इतना बड़ा होते हुए भी हम उसको सी नहीं कह पाते। जैसे नाम में सी है क्योंकि बड़ा है, लेकिन काउंट हम लेक में करते हैं। उसकी पहचान क्या है, लेक है, सबसे बड़ा लेक। तो ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पॉन्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसे समझिए मैं अगर पॉन्ड के किनारे पर खड़ा हूँ, किसी एक किनारे पर, तो जब मैं किसी एक वाटर बॉडी के किनारे पर खड़ा होके उसके हर एक साइड को मैं देख लूँ, मतलब हर सराउंडिंग को मैं देख लूँ, उसको कहते हैं पॉन्ड। ओके, जैसे हर एक सराउंडिंग मीन्स कि मैं जिस किनारे पर, जैसे पोखर होता है तो एक किनारे पर आप खड़े होकर सभी किनारों को आप एक साथ देख सकते हैं एट ए टाइम, मतलब पूरा का पूरा पॉन्ड आपके नज़र में होगा, इसको हम पॉन्ड बोलते हैं। ओके, जो लेक होता है किसी एक किनारे पर खड़े होकर आप पूरा का पूरा नहीं देख सकते, लेकिन वो जो लेक होगा वो किसी और बड़ी वाटर बॉडी में जाकर नहीं मिलेगा। यही कैस्पियन सी के साथ भी है। वो सी तो है, बहुत ही बड़ा है, जैसे सी के साइज का वो है, काफ़ी बड़े साइज का है, लेकिन वो किसी और वाटर बॉडी में जाके मिलता नहीं है। ओके, जबकि वहीं पर पास में एक ब्लैक सी है जो उससे थोड़ा सा आई थिंक सेम साइज का ही लगभग, लेकिन वो फिर मिल जाता है आगे मेडिटेरेनियन सी में। तो इसलिए उसको हम सी के काउंटिंग में डालते हैं, कम से कम कोई दूसरी वाटर बॉडी में मिले। इसलिए जितनी भी सी है या तो बड़ी सी में जाके मिलती है या तो फिर किसी ओशियन में जाके मिलती है। ओके, थर्ड नंबर पर आता है रिवर। रिवर जो है या तो ग्लेशियर से शुरू होगा या तो किसी लेक से शुरू होगा। जब तक कोई रिवर फ्लो होते हुए किसी बड़ी वाटर बॉडी लाइक सी या ओशियन में जाकर ना मिले तब तक उसको रिवर नहीं कहेंगे। अगर जैसे कोई नदी है या दूसरी कोई वाटर बॉडी में जाकर मिल जाए, जैसे ट्रिब्यूटरी की तरह होता है, तो अगर रिवर चला है अपने जगह से और वहाँ से चलने के बाद वो अगर आगे जाकर ना किसी बड़ी वाटर बॉडी में मिलता है और ना ही जा करके किसी समुद्र में जाके ख़त्म होता है और बीच में ही कहीं अटक जाए, तो उसको हम फिर लेक काउंट करेंगे, उसको हम रिवर नहीं कह सकते। तो रिवर का पहचान यही है कि जब भी कोई वाटर बॉडी जा करके किसी दूसरी बड़ी वाटर बॉडी में मिले उसको हम रिवर कहेंगे। ओके, रिवर के बाद आता है सी। सी ऐसा जहाँ पर सभी नदियाँ आके मिलती हैं, और सी का पहचान एक और है कि उसका वाटर थोड़ा सॉल्टी होगा। सी जो होता है केवल एक कंट्री ने, एक या एक से अधिक कंट्रीज को बाउंड्री करता है, उसको सी कहेंगे। लेकिन जब ओशन की बात करते हैं तो वो एक कॉन्टिनेंट नहीं, एक से अधिक कॉन्टिनेंट को टच करता है। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ओशन, वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये तीनों को टच कर रहा है, इसको ओशन हम कहते हैं। तो ये आपका हो गया पॉन्ड, लेक जो भी है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको पढ़ना रिवर और लास्ट पेज में आपको लेक के बारे में दिया है। तो सबसे पहले रिवर। आज आप बुक खोल के बैठिएगा, तो पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और बुक ओपन कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है कि रिवर जो बेसिन है, जिसको ड्रेनेज बेसिन भी हम कहते हैं, देखिए एक साथ बहुत सारी नदियाँ पैरेलली चल सकती हैं, जैसे गंगा और यमुना। तो उसके बीच में कुछ वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड मीन्स कि गंगा और यमुना एक दूसरे को थोड़ा इसको मैं और अच्छे एग्जाम्पल आपको देखूंगा नर्मदा और तापी का। तो आपको बताया था विंध्यास पर्वत के नीचे और सतपुरा के बीच में, सतपुरा और विंध्यास के बीच में नर्मदा नदी जाती है और सतपुरा के नीचे पैरेलली तापी नदी जाती है। तो इन दोनों का वाटर डिवाइड कौन हो गया, एक है विंध्यास, दूसरा है सतपुरा। सतपुरा क्या हुआ, नर्मदा और तापी का वाटर डिवाइड हो गया। वाटर डिवाइड का मतलब ऐसा स्थान जो ऊंचा हो, जो दो नदियों को अलग अलग डिवाइड करता हो। जैसे दो नदियां पैरेलल जा रही, दोनों आपस में मिल ना जाए, इसलिए दोनों के बीच में डिवाइड लाइन खींचता है, उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि नदियां पेरेनियल होती है कि नॉन पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब ये होता है कि जो नदी सालों भर बहती रहे उसको पेरेनियल कहेंगे। जैसे जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है, जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों नदियां पेरेनियल है। वाई? क्योंकि ग्लेशियर कॉन्टिन्यूसली मेल्ट हो रहा है और उस मेल्टिंग की वजह से साल भर नदियां बहती हैं। हाँ,
कुछ समय पर नदी का पानी थोड़ा कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल जब गर्मी आती है तो थोड़ा सा पानी कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहना बंद कर देंगे, ये पूरे साल चलेगा। नॉन पेरेनियल होती है, जैसे उसमें एग्जांपल है पेनिसुलर रिवर्स का। पेनिसुला में आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो चारों नदियां हैं ये पेरेनियल नहीं होती हैं। मतलब साल में कुछ ऐसा सीजन भी होता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, क्योंकि आपको ध्यान हो 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि पेनिसुलर के नीचे जितना भी स्थान है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ठंडी में नहीं जाता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स के अंदर में पड़ता है। तो इस वजह से सन का लाइट उसको कभी ना कभी मिलता ही रहेगा, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा जैसे नॉर्थ में हो जाता है। नॉर्थ में अगर मैं लद्दाख की केवल बात करूँ तो वहाँ -20 डिग्री तक का तापमान चला जाएगा, लेकिन साउथ में पेनिनसुला के नीचे -20 तो कभी जाएगा ही नहीं। 5 डिग्री भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पेनिनसुलर की जो नदियाँ होती हैं वो पेरेनियल नहीं होती हैं, क्योंकि एक तो उसके पास कोई उसका जो उद्गम स्थल है यानी कि जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं जो कि कॉन्टिन्यूसली मेल्ट हो रहा है, वो डिपेंड करती है रेनफॉल पर, और जहाँ से वो चल रही है वहाँ पर कोई ना कोई लेक होगा। तो जैसे ही गर्मी का ट्रॉपिक्स में गर्मी का कंडीशन ज़्यादा होता है, तो गर्मी के कंडीशन की वजह से वहाँ पर तापमान हाई रहेगा और इस वजह से इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूस होता रहता है। इसलिए आपको नीचे साउथ में आपको मॉइस्चर भी मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको मिलता है। वो एग्रीकल्चर में भी आप पढ़ेंगे कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, और साउदर्न कर्नाटका के साइड में टी एंड कॉफी भी वहाँ पर होता है। तो ये आपको मैं बताऊंगा एग्रीकल्चर वाले पे। तो फिलहाल ये समझिए कि नीचे का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, और इस वजह से वहाँ पर नदियों का पानी जो है वो कम हो जाता है, इसलिए पूरे साल नदियाँ नहीं बहती हैं। कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जहाँ पर नदियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं। इसी वजह से तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में थोड़ा सा वाटर डिस्प्यूट है कि जब कर्नाटका से मतलब चलती है कावेरी नदी, तो पूरी तरह से पानी जो है तमिलनाडु में नहीं मिल पाता। ये सब डिस्प्यूट है वो आप पॉलिटिकल थोड़ा सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वो पेरिनियल नॉन पेरिनियल। अब जो रिवर का फ्लो होता है वो 4 अलग अलग पैटर्न में होता है। सेकंड पेज में आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ है एक ट्रेलिस है, एक डेंड्राइटिक है, एक रेक्टेंगुलर है और एक रेडियल पैटर्न है। जो ट्रेलिस पैटर्न होता है, ट्रेलिस ऐसे समझिए कि पहाड़ है, ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था कि सबसे ऊपर था काराकोरम, काराकोरम के बाद क्या था लद्दाख, लद्दाख के बाद जस्कर। तो जब ये पर्वत श्रृंखला यानी कि जो माउंटेन रेंजेस हैं एक साथ जब एक लाइन में है, तो इनके बीच में जो पासेस होते हैं, पासेस का मतलब 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में कुछ छोटा सा जगह। फॉर एग्जाम्पल जस्कर रेंज जैसे ऐसे आ रहा है, ऐसे समझिए जस्कर रेंज ऐसे आ रहा है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई तो छोटा सा गैप होगा, उसको हम पास बोलते हैं। उसी रेंज के बीच में छोटा सा गैप, उसको पास बोलेंगे। और 2 अलग अलग माउंटेन रेंजेस में जैसे ऐसे जा रहा है काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, तो लद्दाख और काराकोरम के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं वैली। तो जब इस वैली के थ्रू जब रिवर ऐसे मूव करेगी, जैसे आप इंदस का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इंदस को मैं जब पढ़ाऊंगा फिर आपको मैं एग्जाम्पल फिर से दूंगा ये वाला। तो जब पासेस के बीच में कोई लाइन, कोई और नदी आकर के इस वैली की नदी से जाके मिलती है, ऐसा पैटर्न बनाती है कि ऐसा लगे कि जो नदियां हैं, दूसरी नदियां, वो किसी दूसरी नदी से परपेंडिकुलरली जाके मिल रही है। लेकिन ये पहाड़ों में जब हो, नॉट ऑन प्लेन लैंड, प्लेन लैंड पर हो यही अगर चीज, तो उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलेंगे। अब दोनों का फिगर मिला के देखिएगा। जो ट्रेलिस पैटर्न है वो होता है पहाड़ों में, वहां पर नदी जाकर दूसरी नदी से परपेंडिकुलरली मिलती है और दोनों आपस में पैरेलल चलती है। और उसी तरह से रेक्टेंगल में भी होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में, लेकिन प्लेन लैंड पे होगा। थर्ड जो पैटर्न है डेट इज डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक में पेड़ की डाली जैसा। तो सबसे ज्यादा जो नदियों का पैटर्न हमारे देश में है वो पेड़ की डाली जैसा है। एक पेड़ की डाली दूसरी से रैंडमली जाकर मिल रही है, वहां पर कोई पैटर्न नहीं कि परपेंडिकुलर मिलना है या पैरेलल मिलना है, वैसा कुछ नहीं। तो डेंड्राइटिक जो है, डेंड्राइटिक आपको वर्ड आया है डेंड्रॉन से। आपको अगर ध्यान हो तो क्लास 10th चैप्टर नंबर आई थिंक इट्स 7 या चैप्टर नंबर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम, जब आप उसमें पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो उसी में नर्वस सिस्टम चैप्टर नंबर 7 में आपको नर्वस सिस्टम दिया, तो उसमें न्यूरॉन का एक पिक है। न्यूरॉन के जो एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन के लास्ट में डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स कहते हैं एक ऐसा नर्व जो कि इरेगुलर पैटर्न में ब्रांचेस की तरह, मतलब ट्री के ब्रांचेस की तरह फैला हुआ, तो उसको हम डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। जो चौथा पैटर्न रेडियल ऐसा होता है कि एक सेंट्रल पॉइंट से नदी जो है और भी डायरेक्शंस में जब मूव कर, मतलब वहां एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, जैसे अमरकंटक, वहां से एक साइड से नर्मदा भी निकली और दूसरी साइड से सोन भी निकली है। 15 सेकंड और बाकी है, तो आज मैं ये इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। होप आपको सारा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए। थैंक यू।